नमल जवाहरात जब लाउंज में वापस आई तो गुस्से से कांप रही थी। सीधी ऊपर हाशिम के कमरे में आई। वो स्टडी टेबल पे कोनिया रखे बैठा गर्दन तिरछी किए कुछ लिख रहा था। रीडिंग ग्लासेस लगाए रखे थे और मसरूफ़ लगता था। इस 2 टकी लड़की ने मेरी इतनी बेइज्जती की कि देख चुका हूँ। मेरी बालकनी से आपका पिछला बरामदा नज़र आता है। वो गर्दन को जुम्बिश दिए बगैर लिखता रहा। जवाहरात जल कर कोयला हो गई और तुम बैठते देखते रहे। वो मुझे फारिस के नाम से धमका रही थी और तुम वो गुस्से से लरस रही थी। आपको उसे कन्फ्रंट नहीं करना चाहिए था। हमने कभी फारिस से दुश्मनी जाहिर नहीं की। क्यों वो हम पे शक करेगी? और मैं ये नहीं चाहता। मेरा दिल चाह रहा है मैं उसको शूट कर दूँ। और तुम कहते हो कि इनफ मम्मी। उसने उकता कर गर्दन मोड़ी और बेजारी से लाल बबू का चेहरे वाली माँ को देखा। हम मज़ीद कोई कत्ल नहीं करने लगे। अब मूव ऑन करने का वक्त है। 2 दफ़ा जेल जाकर उसे भी सबक मिल चुका है और मैं भी अब अपनी ज़िंदगी को एक मस्बत रुख देना चाहता हूँ। और मुड़कर वापस लिखने लगा। जवाहरात अब की चौंकी फिर करीब आई। क्या कर रहे हो तुम? गुस्सा कम हुआ, तशवीश सी दर आई। हाशिम के कंधे के पीछे से झांका तो वो चेक बुक पे चेक साइन कर रहा था। जुमे को हमने श्रीलंका में होना है परेड के लिए। मैं उससे पहले एक कैंसर अस्पताल के नाम कुछ चेक्स लिख रहा हूँ और कुछ औरंगजेब करदार के मदरसे के लिए। वो चेक लिख लिख कर अलग कर रहा था। जवाहरात की आंखें ताज्जुब और बेयकीनी से फैली। एकदम से इतना सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है? मुझे ये करके खुशी मिल रही है मम्मी। जब आपने मुझे लोगों को कत्ल करने से नहीं रोका तो उनको बचाने से भी ना रोकें। वो बिल्कुल माँ की तरफ से बेनियाज था। अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये करके एक बड़े फिलांथ्रोपिस्ट बन रहे हो तो मेरे नज़दीक ये गिल्टी कॉन्शियस के सिवा कुछ नहीं है। वो तिलमिला गई थी। पहले नौशरवान और अब हाशिम। हाशिम ने नागवारी से कुछ कहने के लिए नज़रें उठा कि उसका मोबाइल थरथराने लगा। बात करूं? वो उसी बेनियाजी से फ़ोन सुनने लगा। हाँ मैरी, बोलो। जवाहरात जो कलस कर जाने लगी थी बेइख्तियार ठहर गई। फिर उसे इशारा किया। हाशिम ने स्पीकर ऑन करके फ़ोन सामने कर दिया। हज़ारों मील दूर किचन का दरवाज़ा बंद किए खड़ी मैरी एनजीओ आहिस्ता आहिस्ता से फ़ोन में कह रही थी वो जुमेरात की रात को भागने का प्लान कर रहे हैं। शादी और खबर वो मिलकर गार्ड्स पे हमला करेंगे और उनको येलो माल बनाकर यहाँ से भाग जाएंगे। आपने मुझे नहीं बताया कि हम श्रीलंका में हैं, मगर मैं आपको ये सब बता रही हूँ। उसने मुझे भी चलने की पेशकश की मगर मैं नहीं भागूंगी। हाशिम और जवाहरात ने एक दूसरे को देखा। फिर हाशिम मुस्कुराया। तुम्हें क्या चाहिए मैरी? बताओ। मुझे सिर्फ अपनी जॉब वापस चाहिए, एतमाद और भरोसे के साथ। जवाहरात ने मोबाइल हाशिम के हाथ से लिया और जब उसमें बोली तो चेहरे पे ढेरों इत्मीनान था। तुमने मेरा इत्मीनान कमा लिया है मैरी। चंद दिन में हम तुम्हें वापस ले आएंगे। ज़रा ठहरी। जहर के इंजेक्शन का कुछ मालूम हो सका है? नहीं मिसेस कार्टर, इस बारे में मैं कुछ नहीं जानती। और मेरी एनजीओ जितनी मजबूर और मुस्तरब सही वो ये बात उनको नहीं बता सकती थी। मगर जवाहरात मुतमिन हो चुकी थी सो उसे शाबाशी देकर फ़ोन हाशिम को थमा दिया। तुम खामोशी से उन पर नज़र रखो मैरी, बाकी मैं संभाल लूँगा। कहते हुए वो उठ खड़ा हुआ। जवाहरात चौंकी। किधर? हारून उबैद से 2 टोक बात करने, वो सख्ती से बोला था। जवाहरात का आरजी इत्मीनान अनका होने लगा मगर फिर चीख अड़ा कर बोली, श्योर, हम साथ जाएंगे। मैं तैयार हो लूँ और बाहर निकल गई। उसका जहन तेज़ी से जमा तफरी करने लगा था। जवाहरात के पास से आने के बाद जुमर नुसरत के कमरे में खिड़की के पास कुर्सी डाले चुपचाप बैठी थी। जो कह आई थी वो तो जवाहरात ने सुन लिया मगर जो खुद उसने सहा वो अलग दास्तान हुई। हना उसके साथ नीचे कारपेट पे आ बैठी और लैपटॉप गोद में रखे उसी फ्लैश को लगाए। फिर से कोशिश करने लगी। गाहे बगाहे नज़र उठाकर उसको भी देख लेती। आप अपसेट हैं? पता नहीं। वो बेजार थी, बैठी लब काटती रही। कोई मसला है तो फारिस गाजी साथ वाले कमरे में हैं, उनके पास यकीनन हल मौजूद होगा। शट अप। खफकी से रुख भी मोड़ लिया। हन्ना मुस्कुराहट दबाए स्क्रीन को देखने लगी। अच्छा सुने। थोड़ी देर बाद उसने पुकारा, ये वही फ्लैश है जो भाई ने सोनिया की बर्थडे नाइट पे चुराई थी। यानी कि इसमें हाशिम। अब नाम लेते हुए भी अजीब महसूस होता था।
ये कंप्यूटर का डेटा कॉपी था, मगर वो डेटा अब उसके अंदर क्यों नहीं है? उसकी जगह भाई ने इसके अंदर फ्रोज़न क्यों डाल रखी है? अगर डेटा अंदर नहीं है तो ये वो फ्लैश नहीं है, और अगर ये वो फ्लैश नहीं है तो खावर के स्टाइल की इंक्रिप्शन क्यों? उफ! मगर जुमर उठ खड़ी हुई थी। खिड़की का पर्दा ज़रा सा सिरकाकर वो दूर नीचे देख रही थी। हुनैन भी पीछे को घूमी। वहाँ जवाहिरात और हाशिम ज़ीने उतरकर सब्ज़ार पे खड़ी कार की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे थे। अना ने फ़ौरन रुख मोड़ लिया। वो दोनों कहीं जाने के लिए तैयार लगते थे। दूसरी तरफ से नौशरवान आता दिखाई दिया। हाशिम उसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गया, जबकि जवाहिरात उसे बेबसी से देखकर हाशिम के साथ हो ली। जुमर की आंखें छोटी हुईं। जब अलीशा ने नौशरवान को बताया कि हाशिम ने उसे पिटवाया था, तो उसने आगे से क्या कहा? कुछ नहीं। तब से अलीशा को मैसेज नहीं किया इसने। लूज़र के दिल पे बहुत ज़ोर की लगी है। वो हल्का सा हंसी। अंदर कुछ टूटा था। वो गुफ्तगू सिर्फ शेरू के दिल पे तो ज़ोर से नहीं लगी थी, मगर फिर हर ख्याल जहन से झटक कर जुमर को देखा। आप इतनी जर्द क्यों लग रही हैं? मुझे क्यों लगता है कोई दिन ब दिन आपकी सेहत बिगड़ रही है। कोई वहम सा था उसे। जुमर संजीदगी से उसके साथ कुर्सी खींच कर बैठी। उसे किसी को तो बताना था, मगर हस्बे तौक़ा अगले 10 मिनट उसको शॉक्ड और परेशान सी हन्ना को ये तसल्ली देने में लगे कि वो ठीक हो जाएगी, और ये कि फारिस ने डोनर ढूंढ लिया है। कौन है डोनर? अना ने बेताबी से पूछा। उसने नहीं बताया। मुझे डोनेट करने वाले लोग जाने क्यों खुफिया रहना पसंद करते हैं। शने उस पाकर रह गई। अना एकदम चौंकी। क्या पता मामू खुद? जुमर, ओ प्लीज़ फजूल बातें ना करो। वो बेजार हुई, मगर हन्ना सारा गम भूलकर एकदम पुरजोश हो गई थी। हो सकता है वो खुद डोनर हों। वो आपको बहुत पसंद करते हैं। नामुमकिन, वो ऐसा नहीं कर सकता। जुमर ने नाक से मक्खी उड़ाई थी। क्यों नहीं कर सकते? वो बहुत अच्छे हैं, और इनका दिल इतना बड़ा है कि उसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। मैं ओ नेगेटिव हूँ। वो मुझे कभी नहीं डोनेट कर सकता। हुनैन, उसने बड़े रसाम से हुनैन की बढ़ती जज्बातियत को रोका। वो एकदम झाग की तरह बैठ गई। ओह! जुमर उठ खड़ी हुई। मैं आती हूँ। और हन्ना को एक दफ़ा फिर जुमर की सेहत की फ़िक्र होने लगी, लेकिन वो ज़ाहिर करती तो जुमर उसे बताने पे पछताती, सो चुप रही। जुमर हाशिम के कमरे की पिछली सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर आई तो जानती थी कि हाशिम और जवाहिरात घर से जा चुके हैं। उसे अपनी पुश्त पे बालकनी में बैठे फारिस की निगाहें महसूस हो रही थी, मगर नज़रअंदाज किए रही। उसने नौशरवान के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। खिलाफत को वो फ़ौरन खोल गया। उसे चौखट पे इस्तादा देखकर शेरू के अबरू उठे। डीए, हेलो, मुझे कुछ काम करना है। अपनी नोटबुक और फाइल्स दिखाई। हाशिम की लाइब्रेरी से पीएलडी देख सकती हूँ? श्योर। वो पहले उसे स्टडी का रास्ता बताने लगा, फिर खुद ही बाहर आया और हाशिम के कमरे की तरफ स्टडी की ग्लास वॉल स्लाइड की। सामने रैक्स और मेज़ें नज़र आ रही थी। जुमर अंदर आई, मेज़ पे अपनी चीज़ें रखी और सामने रैक से स्याह जिल्द वाली किताबें देखने लगी। मुझे सिर्फ 15 मिनट लगेंगे, तुम यहीं बैठ जाओ। उसे जाते देखकर मसरूफ़ अंदाज में पुकारा। वो ठिठक कर रुका। अब कर लें आराम से। ये पीएलडीज़ हैं, कीमती किताबें हैं। कल को कोई आगे पीछे हुई तो मेरा नाम ना आए, इसीलिए कह रही हूँ। आपका नाम क्यों आएगा? चंद माह पहले हमें रोककर तलाशी लेनी चाहिए थी खावर ने, किसी नेकलेस के लिए। वो 2 किताबें लाई और कुर्सी खींचते हुए उसे याद दिलाया। ओह यस, हम तो हैं ही बुरे लोग। शेरू ने कंधे झटके। बैठा नहीं, खड़ा रहा। फिर मुरवतन पूछा, आपको कुछ चाहिए? ओह थैंक यू। क्या तुम मुझे इन तमाम सालों के केसेस इस किताब में से ढूंढ दे सकते हो? ये लो। एक किताब उसके सामने धरी। वो मसरूफ़ नज़र आ रही थी। मेरा मतलब था चाय या कॉफ़ी। जुमर कलम होंठों में दबाए नफ़ी में सर हिलाकर पढ़ने लगी। वो गहरी सांस लेकर कुर्सी खींच कर बैठा। किताब खोली और मतलूबा केसेस की लिस्ट देखी। बालकनी में बैठे फारिस को सामने स्टडी की खुली ग्लास वॉल से वो दोनों मेज़ के गिर्द बैठे साफ नज़र आ रहे थे। वो खामोशी से उनको देखता रहा। ये दर क्या कर रही है? वो उसका दिमाग पढ़ता चाहता था, मगर नहीं पढ़ पा रहा था। जानता था कि जुमर का दार्स की हकीकत से वाकिफ़ है, और वो अब बेचैन है, क्योंकि उसके ख्याल में फारिस पिछले कई माह से कुछ नहीं कर रहा शादी के लिए। हाँ, फारिस काजी तो बेकार आदमी है ना। सो ये क्या है? शेरू ने थोड़ी देर बाद पूछा। मैं अपने क्लाइंट को सज़ा से बचाना चाहती हूँ। मर्डर केस है। कत्ल उसके छोटे भाई ने किया है, मगर बाप और भाई ने बड़े को आगे कर दिया है।
एक फाइल उसी मसरूफ़ अंदाज में शेरू के सामने डाली। उसने अचंभे से जुमर को देखा, मगर वो भाई नाकर्दा जुर्म का एतराफ़ क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके बाप और भाई का उस पर बहुत ज़ोर चलता है। उन्होंने सारी ज़िंदगी उसको अपनी मोहब्बत की तसल्लियाँ देकर कभी बड़ा ही नहीं होने दिया। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी करते हैं, अपने बच्चे को फोकियत देते हैं और दूसरे को लाड प्यार दिखाकर सुलाए रखते हैं। उसके ज़िम्मे कोई अहम ज़िम्मेदारी नहीं डालते, उस पर भरोसा नहीं करते, उसको हर वक्त कंट्रोल करना चाहते हैं। ऐसे ज़िंदगी तबाह हो जाती है इस बच्चे की। वो ज़िंदगी में जो गलत फैसले करता है उसकी वजह उसके वही माँ बाप और बहन भाई होते हैं। चंद लम्हे के लिए शेरू कुछ बोल न सका। हो सकता है वो उसको महफूज रखने के लिए ऐसा करते हों। वो किताब पे खाली खाली सी नज़रें जमाए आहिस्ता से बोला था, मगर जुमर ने उसी मसरूफ़ अंदाज में सफ़े पलटते हुए कहा, किसी की हिफाजत करने के लिए उसे हर्ट किया जाता है क्या? झूठ बोलते हैं वो लोग जो कहते हैं कि वो ये सब अपने प्यारों के लिए कर रहे हैं। सिर्फ अपने मफाद के लिए किए जाते हैं बुरे काम, अपने गुनाह छुपाने के लिए। नौशरवान ने सर उठाकर उसे देखा। वो तेज तेज नोट पैड पे किताब से देखकर कुछ लिखती जा रही थी। तो आप अपने क्लाइंट को क्या कहती हैं? यही कि स्टैंड ले, अपने लिए खड़ा हो, वो करे जो उसका दिल चाहता है और वो करे जो इन लोगों को नहीं पसंद। पता है, नौशरवान सर उठाकर उसको देखा और सादगी से बोली, तुमने कहा तुम बुरे लोग हो। मैं तुम्हें बताऊं, अब तो हम भी अच्छे लोग नहीं रहे। मैं भी वो नहीं रही, क्योंकि मैंने ये सीखा है टेढ़े लोगों के साथ टेढ़े रास्ते अपनाने पड़ते हैं। खैर और शर की दरमियानी लकीर को धुंधला करना पड़ता है। शेरू ने खामोशी से सर हिलाया। वो उलझा उलझा सा लगता था। अब वो उससे मतलूबा केसेस का पूछ रही थी। वो सर झटक कर सफ़े पलटने लगा। फारिस काजी अभी तक उन्हें देख रहा था। हारून जब ड्राइंग रूम में दाखिल हुए तो जवाहिरात सामने ऊंचे सोफे पे टांग जमा कर बैठी थी। नेक सेक्सी तैयार चेहरे पे मुस्कुराहट सजाए वो इयरिंग पे मुसलसल उंगली फेर रही थी। हाशिम कार्नल टेबल के साथ खड़ा था और सर झुकाए कांच की बोतल से मशरूब गिलास में उंडेल रहा था। उनकी आहट पाकर उसने सर उठाया और मुस्कुराकर हारून को देखा। शाम बखैर, और वापस गिलास में माया उंडेलने लगा। बिना इतला के दो कारदार्स की आमद इंसान की शाम को बखैर नहीं रहने देती। मुस्कुराकर वो एक बाजू सोफे की पुश्त पे फैलाकर सामने बैठे। ये महज लफाजी है हारून, वरना तुम सच में कारदार्स को हल्का ले रहे हो। वो हारून पे नजरें गोया गाढ़े नहबत से बोली थी, हमारी ऐसी मजाल कहाँ। कहो हाशिम, तुम यकीनन अपने मेहमान के मुतालिक बात करने आए हो। उन्होंने इत्मीनान से उसे देखा। वो 2 गिलास उठाए चलता हुआ आया और फिर कोट का बटन खोलते सामने बैठकर टांग पे टांग जमाई। मैं अपने मेहमान के बारे में बात करने नहीं आया, मैं तुम्हारे कार्ड्स के बारे में बात करने आया हूँ। जवाहिरात किसी प्लास्टिक की गुड़िया की तरह मुस्कुराते हुए हारून पे नज़र जमाए हुए थी, अलबत्ता उंगली मुसलसल एयरिंग फेर रही थी। मैंने जांच पड़ताल की है, गार्ड से शादी की पहले भी लगती थी। उस रात दोनों का झगड़ा हो गया और सादी ने उसको जहर दे दिया। जहर उसके पास कैसे आया, मैं मालूम करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने भी जांच पड़ताल की है हारून, और चूँकि मैं अंधा नहीं हूँ इसलिए देख सकता हूँ कि जो गार्ड मरा है वो दोपहर की ड्यूटी वाला था। मुझे एक एक गार्ड की शक्ल हिफ्ज़ है, उनका बायोडेटा अजबर है। दोपहर की ड्यूटी वाला गार्ड रात को उधर क्या कर रहा था, ये एक मुअम्मा है, और इस मुअम्मे के बारे में 2 मुमकिन बातें हो सकती हैं। वो बहुत सुकून से कह रहा था। हारून लब खींचे संजीदगी से उसे सुन रहे थे। या तो तुम नहीं जानते कि उनके साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ है। अगर ऐसा है तो बेफिक्र हो जाओ, क्योंकि मैंने अपने आदमी लगा दिए हैं और वो इस मामले की खाल और बाल तक पहुंच जाएंगे, और मैं तुम्हें बर वक्त इतला कर दूंगा कि तुम्हारे लोगों में कितनी काली भेड़ें हैं। दूसरी बात यह हो सकती है कि तुम हर बात से वाकिफ़ हो। तुमने ही मेरे मेहमान को मारने की कोशिश की है, और अगर ऐसा है तो तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस दिन मुझे ये इल्म हुआ कि तुम जानते थे और तुमने मुझे धोखा दिया है, तो उस दिन मैं तुम्हारे हर मामले को संभाल लूँगा। एक एक लफ्ज़ पे जोर दिया। एक दोस्त के घर जाकर उसको धमकाना बिल्कुल भी मुअज़्ज़ब नहीं है हाशिम। ओ नहीं, उसने मुस्कुराकर नाक से मक्खी उड़ाई। मैं धमका तो नहीं रहा, मैं तो इत्तला देने आया था। हारून भी चौंके और जवाहिरात ने भी बेख्तियार गर्दन मोड़कर हाशिम को देखा। कैसी इत्तला? मैं अपने कैदी को शिफ्ट कर रहा हूँ। तुम्हारा सेफ हाउस अब मुझे नहीं चाहिए, वो वहाँ गैर महफूज है। अगर तुम्हें मुझ पे इतना भी एतबार नहीं था तो तुम्हें उनको मेरे पास रखना ही नहीं चाहिए था। वो भी ठंडे लहजे में बोला, हम एतबार की वजह से एक साथ कभी भी नहीं थे, मफाद की वजह से थे। जिस दिन वो ख़त्म हुआ मैं तुम्हें पहचानूंगा भी नहीं।
बोर्ड का बटन बंद करता वो उठ खड़ा हुआ। मैं जुम्मे को कोलंबो में आऊँगा, अपनी निगरानी में अपने कैदियों को वहाँ से ले जाऊँगा। तुम भूल जाओ कि मैंने कभी उनको तुम्हारे हवाले भी किया था। हाशिम दुरुस्त कह रहा है, वो भी उसके साथ उठते हुए बोली। उसका जहन तेज़ी से लकीरें मिलाने लगा था। हम अपने कैदी ले जा रहे हैं क्योंकि तुम उनकी हिफाजत नहीं कर सके। तुम अपने अमले की काली भेड़ें तलाश करो हारून, या हम खुद तलाश करके तुम्हें आगाह कर देंगे। और हारून ने हल्का सा मुस्कुराकर इन दोनों माँ बेटे को देखा जो मजबूती से एक दूसरे के साथ खड़े थे। जवाहिरात की आंखों में साफ मैं तुम्हारी नाकामी को कवर कर रही हूँ हारून वाले तासरात पिन्हा थे। हारून हल्का सा सर झटक कर उठे। तुम मुझसे पहले सारे जवाब तलाश कर लोगे हाशिम, मैं इंतज़ार करूँगा। वो दोनों दरवाजे की तरफ बढ़े तो हारून ने झुककर गिलास उठाते हुए कहा, अफसोस कि तुम जुमे को यहाँ नहीं होंगे। फारिस गाजी की फैमिली को मैंने चाय पे मदऊ किया है। मैं भी तो देखूं कौन है ये फारिस गाजी, मसरूफ़ से अंदाज में कहकर उन्होंने गिलास लबों से लगाया। वो जो इतनी देर ठंडे मुस्कुराते चेहरे के साथ बैठा रहा था, इस हलक को कड़वा कर देने वाले जिक्र पे आबरू तन गए। जवाहिरात भी चौंकी थी मगर अभी कुछ पूछना बेकार था। वो तेज़ तेज़ बाहर निकल गए।